आप अक्सर देखते हैं कि बुखार हो जाता है और बुखार के बाद हमको मेडिसिन लेनी पड़ती है। और बुखार को लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कोई एक बीमारी हो गई हो और उसकी हमको कोई दवा लेने की आवश्यकता है। तो आज हम बात करते हैं आपसे बुखार के बारे में ही, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। बुखार क्या है, बुखार कितने प्रकार का होता है, क्या बुखार वाकई कोई बीमारी है, और बुखार में कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं जिनका ज्यादातर उपयोग किया जाता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो ये पूरा एक सीरीज हम लेकर के चलेंगे जिसमें आपको कई सारी वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर हम बुखार पे ही पूरी बात करेंगे, क्योंकि बहुत तरह के बुखार होते हैं और उनकी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि एक ही वीडियो में कवर करना शायद मुश्किल होगा। तो आपको किसी भी प्रकार का बुखार हो, अगर आप ये सीरीज देखते हैं तो मैं डैम श्योर हूं, चांसेस ये हैं कि 99% आपकी मेडिसिन फाइंड आउट हो जाएगी। ये मेरा प्रयास रहेगा। फिर भी कोई चीज अगर नहीं मिलती है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, या कोई ऐसा सिम्टम है जिसके आधार पर आपको पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं मिलती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फीवर की ये जो सीरीज है, इसका एक पहले वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि फीवर क्या होता है। पहले हम बात करते हैं कि फीवर बेसिकली होता क्या है। फीवर क्या कोई बीमारी है या सिर्फ एक लक्षण है? ठीक है, फीवर को जैसा कि मैंने बताया कि लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे लगता है कोई बीमारी हो गई है, जबकि सच्चाई ये है कि फीवर कोई बीमारी नहीं होती है। फीवर सिर्फ एक इंडिकेशन होता है जिसमें हमको ये पता चलता है कि हमारे शरीर में कहीं न कहीं पे कुछ इन्फेक्शन है, जिसका आउटपुट हमको फीवर के रूप में मिलता है। फीवर मतलब शरीर का गर्म हो जाना, बस इतना ही है। शरीर का एक टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास में। जब ये इससे कम या ज्यादा होने लग जाता है तो हम उसको फीवर की कंडीशन की तरफ इंडिकेट करते हैं। जैसे ये बढ़ करके 99 हो जाए, 100 पहुंच जाए, या उसके और ऊपर चला जाए 101, 102, तो ये फीवर के अलग अलग ग्रेड के हिसाब से इसको देखा जाने लगता है। ऐसी कंडीशन में जबकि टेम्परेचर बढ़ रहा हो, हम इसको कहते हैं कि फीवर हो गया है, और फीवर को इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कोई बीमारी हो गई हो। जबकि सच्चाई यह है कि फीवर कोई बीमारी नहीं होती है, सिर्फ एक इंडिकेशन होता है कि हमारे शरीर में कहीं कहीं पे इन्फेक्शन है। अब ये इन्फेक्शन बॉडी के अलग अलग जगह पे हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को कहीं पे बॉयल हुआ है, कोई फोड़ा फुंसी हुआ, मान लीजिए पैर के क्षेत्र में, ठीक है। अब पैर में कहीं पे फोड़ा फुंसी होता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होती हैं, ठीक है, वहां पे आपको स्वेलिंग या दर्द इस तरह से कुछ ना कुछ महसूस होता है, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं कौड़ी छुआ गई, है ना, कौड़ी बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि जो लिम्फ नोड्स होती हैं उसके अंदर में स्वेलिंग हो जाती है। रीजन बीइंग क्या होता है कि कहीं पैर में फोड़ा फुंसी हो गया है, तो उसके जो नजदीकी लिम्फ नोड्स होती हैं वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। पेट में कहीं पे कुछ अगर हुआ तो जल्दी जो मेजेंटिक लिम्फ नोड्स होती हैं हमारे पेट के अंदर में, एब्डोमेन में, तो वहां पे स्वेलिंग आ जाती है या पेन होना शुरू हो जाता है। कोई तकलीफ अगर हमारे चेस्ट रीजन में होता है तो जनरली आप देखेंगे कि हमारी जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होती हैं इनके अंदर में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, या फिर जो हमारी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होती हैं वहां पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। अगर चेस्ट में कोई तकलीफ होती है, तो गले में कोई तकलीफ हो या थ्रोट वगैरह में कोई तकलीफ होती है, तो आप देखिए कि तो जो यूला होता है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, या सो थ्रोट हो जाता है, या गले में जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होती हैं उसके अंदर भी स्वेलिंग आ जाना। तो कहने का सेंस क्या है कि ये जो स्वेलिंग होती है, और ये स्वेलिंग की वजह से ही शरीर में गर्माहट सी महसूस होती है, जिसको हम फीवर कहते हैं। अब ये स्वेलिंग होती क्यों है, और इसका कारण तो आपको समझ में आ गया कि वहां पे इन्फेक्शन है। तो बॉडी क्या करती है कि उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अंदर में लिम्फ का एक्सेस मात्रा में सेक्रेशन, या कह लीजिए कि एक्सेस मात्रा में फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग टीएलसी कहते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। तो जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये बेसिकली हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो कि लड़ने का काम करती है। जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी में आते हैं, या कह लीजिए जितने भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जो भी होते हैं, तो उनको खत्म करने का काम करते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो जब आप देखिए कि जब किसी को कोई इन्फेक्शन होता है तो वहां पे टीएलसी कराने पे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ये बढ़ जाता है। ये बढ़ क्यों जाता है? ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हमारे पास में सेना चाहिए, और ये सेना टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के रूप में होती है। अब उसमें अलग अलग होता है, आप देखिए उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, अलग अलग ल्यूकोसाइट्स होते हैं। अब ये किस जगह पे है इन्फेक्शन, उसके आधार पर इनकी संख्या
कम या ज्यादा होती है। जैसे आपने एक चीज देखा होगा कि बोलते हैं कि इसनोफिलिया हो गया, तो इसनोफिलिया मतलब क्या होता है? इसनोफिलिया कोई बीमारी नहीं होती है। इसनोफिलिया का मतलब ये हो कि जो इसनोफिल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, वैसे ही इसनोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, वैसे इसनोफिल्स होते हैं। तो ये इसनोफिल्स की मात्रा जब बढ़ जाती है बॉडी में तो उसको बोलते हैं इसनोफिलिया। डॉक्टर जनरली समझाने के लिए क्या बोल देते हैं कि इसनोफिलिया हो गया। और इसनोफिल्स कब बढ़ते हैं? जब चेस्ट में या गले में कोई इन्फेक्शन होता है, इस कंडीशन में इसनोफिल्स की संख्या शरीर में बढ़ जाती है, जिसको इसनोफिलिया बोलते हैं, है ना। तो वही है, आपके शरीर में कहीं पे जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो उसकी वजह से शरीर में गर्माहट सी महसूस होती है, जिसको हम बोलते हैं फीवर। तो एक्चुअल में फीवर आना सही है या गलत है, आप डिसाइड कीजिए। मैंने आपको बता दिया किस वजह से फीवर आता है। जब इनकी संख्या शरीर में बढ़ जाती है, टीएलसी जब हम कराते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो वहां पे आपको या तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाएगी आपको मिलेगी, या फिर लिम्फोसाइट्स की संख्या बढ़ जाएगी मिलेगी, या मोनोसाइट्स की मिल जाएगी, बेसोफिल्स की मिल जाएगी, या इसनोफिल्स की मिल जाएगी। तो जब ये मिल जाएगी, इनकी संख्या बढ़ी हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब इनकी संख्या बढ़ी हुई है, इसका मतलब है कि जो हमारे शरीर में इंफेक्शन है उसको खत्म करने के लिए ही इसकी संख्या बढ़ी हुई है। और हम क्या करते हैं? फीवर की टैबलेट दे देते हैं, फीवर की गोली खिला देते हैं, और फीवर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब क्या हो गया? आपने क्या इंडिकेशन दे दिया बॉडी को? आपने इंडिकेशन ये दे दिया कि अब आपके शरीर में कहीं पे कोई इंफेक्शन नहीं है। जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वो क्या हो गया? धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गया। यानी वहां पे जो संख्या बढ़ रही थी इसनोफिल्स की या लिम्फोसाइट्स की, वो क्या हो गई? या ल्यूकोसाइट्स की, वो क्या हो गई? धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि उनको लगा कि अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ दिन तक तो आप ऐसे देखते हैं दवा, जब आप कुछ दिन तक बुखार की दवा देते हैं तो क्या होता है कि जनरली जो होता है, जो अगर मान लीजिए वायरल फीवर होता है तो कहते हैं 6 से 7 दिन के अंदर में वैसे ही समाप्त हो जाता है। तो 6 से 7 दिन के अंदर में क्या होता है कि आपने इसको दिया या नहीं दिया, वो खत्म हो जाना है। लेकिन आपने जब दवा दिया तो धीरे धीरे क्या होता है? उनकी संख्या वहां से हट जाती है, आपको थोड़ा सा रिलीफ सा महसूस होता है फीवर में। क्योंकि जब इनकी संख्या बढ़ेगी शरीर में तो क्या होगा? बॉडी में थोड़ी सी गर्माहट सी महसूस होगी। लेकिन आपने जब इनको दे दिया, आपने कोई भी मेडिसिन दे दी जनरली फीवर उतारने के लिए, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि इनकी संख्या कम हो जाती है। जो बढ़ रही थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है। बॉडी को ये इंस्ट्रक्शन जाता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, और धीरे धीरे करके 4-5-6 दिन के बाद में जो जनरली बुखार होता है, वायरल फीवर, वो धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो जाता है और आपको आराम मिल जाता है। कभी कभी जब वायरल फीवर नहीं होता, कोई और इन्फेक्शन होता बॉडी में, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि फिर वो कुछ दिन दवा देने के बाद भी वो फीवर नहीं जाता है, देन फिर एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। एंटीबायोटिक मतलब कहीं कहीं पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको खत्म करने की आवश्यकता पड़ती है। अब उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आप एंटीबायोटिक दवा लेते हैं। एंटीबायोटिक जब दवा लेते हैं तो जो काम करना था हमारे लिम्फोसाइट्स को या हमारे ल्यूकोसाइट्स को, वही काम आपका कर रहा है एंटीबायोटिक। जो एंटीजन बॉडी में है, एंटीजन मतलब क्या? बॉडी में कोई भी अगर बाहर से इन्फेक्शन आता है उसको बोलते हैं एंटीजन, और उसको खत्म करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो बॉडी एंटीजन के हिसाब से एंटीबॉडी खुद ही बना लेती है हमारी, लेकिन हम क्या करते हैं? उसके लिए अलग से एंटीबॉडीज, जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, बॉडी खुद बना लेती है। हमको सिर्फ उसको सपोर्ट करना होता है। सपोर्ट किस रूप में कर सकते हैं? हम सपोर्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव करें, अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा हम स्वच्छ रखें, ज्यादा से ज्यादा हम गंदगी को बाहर करें। लेकिन हम लोगों का जो तरीका होता है, आप कोई भी बीमारी हो जाती है, आप देखिए तो क्या होता है, गंदगी को बॉडी बाहर करने की कोशिश करती है और हम गंदगी को रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिए कि जब लूज मोशन होता है तो बॉडी क्या करती है? लूज मोशन के माध्यम से क्या करती है? सारी गंदगी को बाहर करने की कोशिश करती है। जो गंदगी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए, लेकिन हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स या मेट्रोजिल या कोई भी ऐसी मेडिसिन दे करके उसको रोकते हैं, चेकआउट करते हैं। अब जो गंदगी बाहर निकल जानी चाहिए थी वो बाहर तो नहीं निकल पाई, वापस रुक गई शरीर के अंदर में। तो हमारी जो इम्यूनिटी बढ़ती है, इंप्रूव होती है, उसके साफ होने से, गंदगी के साफ होने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है ना। आप जानते हैं कि इम्यूनिटी हमारी ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में कितना सस्टेन कर पाती है, कितना रुक पाती है, कितना बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ पाती है, उसके आधार पर डिसाइड होता है कि हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। कहीं न कहीं पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है। लेकिन जब वो गंदगी रहेगी तो ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिक कम रहेगा। तो इस वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि शरीर में बुखार का होना कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है
कि हमारे शरीर में कहीं न कहीं पे कोई इन्फेक्शन है। कहीं पे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है लंग में हो सकता है, मे भी किसी फोड़े के रूप में हो सकता है, मे भी कहीं पे कोई ट्यूमर हो उस रूप में हो सकता है, मे भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी रूप में भी हो सकता है। उसकी वजह से फीवर हमको हो रहा है, न कि फीवर अपने आप में कोई बीमारी है। और जो सर्दी जुकाम बुखार होता है मौसम के हिसाब से, वो भी इस वजह से होता है कि कहीं न कहीं पे इन्फेक्शन होता है मौसम चेंज होने की वजह से। मे भी हो सकता है हमारी नाक में, हमारे थ्रोट में, हमारे यूला में, मे भी हमारे टॉन्सिल में, कहीं पे भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि फीवर क्या है बेसिकली, और इसको कैसे ठीक करना है। आगे हम इसके वीडियोस आपको लेकर के आएंगे अगले सीरीज में, इसको आप देखिएगा, जिसमें आपको बताएंगे कि एक एक फीवर के बारे में। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई बॉयल है तो उसको कैसे ठीक करना है, कहीं पे मान लीजिए कोई ट्यूमर है तो उसको कैसे ठीक करना है, कहीं पे सर्दी जुकाम है, टॉन्सिल हो गया तो उसको कैसे ठीक करना है, यूला अगर बढ़ गया उसकी वजह से हो रहा तो उसको कैसे ठीक करना है, आपके नाक में पॉलिप बढ़ गया जिसको नेजल पॉलिप बोलते हैं या राइनाइटिस बोलते हैं, उसको कैसे ठीक करना है, कोई और कारण है तो उसको कैसे ठीक करना। वो सारी बातें हम पूरा एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं फीवर से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज हमने बेसिकली बात किया कि फीवर क्या होता है और कैसे डेवलप होता है और हमको क्या करना चाहिए। फीवर की कंडीशन में मैं आपको बोलूं तो ज्यादातर कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि हम नेचुरली इसको ठीक करने का प्रयास करें। ठीक है, हल्का फुल्का है तो आप माथे पे पट्टी जैसे लगाते हैं उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, माथे पे पट्टी, चेस्ट पे पट्टी नहीं लगाई जाती है, माथे पे या फिर पैर पे, ठीक है, नीचे के साइड में, वहां पे, ताकि जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। जब ज्यादा होता है तो वो भी 103 104 की कंडीशन में, ताकि सिर पे ना चढ़े। ठीक है, और वहां पे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो डिटेल में आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है फीवर से रिलेटेड। आने वाली सारी वीडियो को आप देखिएगा। अगर आप फीवर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आपके लाइक करने से आपका तो ज्यादा कुछ नहीं जाता है, लेकिन पता है YouTube को ये लगता है कि लाइक करने के बाद में ये वीडियो अच्छी है, लोगों के काम की है, इसलिए और ज्यादा लोगों को ये शेयर करता है। तो आप भी इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता हूं आपसे इसके आगे की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।